हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर स्टडी कर रहे थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर को शॉर्ट में। सबसे पहले आते हैं रिवीजन पार्ट में कि नेमिंग में सबसे पहले किसका नेम रिटर्न होगा? केटाइन का, दैट मीन्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। और केटाइन के बाद किसका नेम आएगा? नेम ऑफ एनाइन, दैट मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये क्लियर है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टू पार्ट होते हैं, सबसे पहले प्लस और उसके बाद क्या रिटर्न होगा? माइनस। अब आते हैं केटाइन की नेमिंग में। केटाइन की नेमिंग में कोई रूल है ही नहीं, यहाँ पर आपको डायरेक्टली यूज में क्या लेना है? यहाँ पर एलिमेंटल नेम और कुछ केसेस में ईएम सफिक्स। क्लियर है यहाँ पर? तो केटाइन की नेमिंग में कोई रूल्स आपके पास नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट एलिमेंट नेम आप यूज में लें या कुछ केसेस में ईएम सफिक्स लाइक अमोनियम, नाइट्रोनियम, क्लोरोनियम, ऑक्सोनियम। अब आते हैं एनाइन की नेमिंग पर। जितने भी एनाइन्स केमिस्ट्री में हैं, लास्ट में सफिक्स यूज में क्या आएंगे? आइड, एट एंड आइट। अब आते हैं यहाँ पर आइड का यूज कब आएगा? अगर एलिमेंट पे डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज है अकॉर्डिंग टू इट्स वैलेंसी, तो लास्ट में सफिक्स क्या आ जाएगा? आइड। कार्बाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। क्लियर यहाँ पर? नेक्स्ट पार्ट पे हम आ गए थे यूज ऑफ एट एंड आइट। ये कहाँ यूज में आते हैं? एनाइन ऑफ ऑक्सी एसिड्स। क्लियर यहाँ पर? ऑक्सी एसिड से बनने वाले एनाइन्स के नेमिंग में। ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो यहाँ पर एक सफिक्स यूज में लेंगे, क्लियर यहाँ पर, या अस सफिक्स। तो जब हम एनाइन बनाएंगे तो एक तो रिप्लेस किससे हो जाएगा? एट से, और अस रिप्लेस किससे होगा? आइट से। इसके अलावा टू प्रीफिक्सेस और यूज में लेते हैं हम यहाँ पर प्रीफिक्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड हाइपो प्रीफिक्स। क्लियर? और आपको यहाँ पर 15 ऑक्सी एसिड अच्छे से लर्न करने हैं। इन 15 ऑक्सी एसिड के फॉर्मूले और इनके नेम, एनाइन्स के नेम हम डिराइव कर लेंगे किससे? ऑक्सी एसिड्स के नेम से। ऑक्सी एसिड की बात करें तो बोरोन, कार्बन एंड सिलिकॉन के 1 है। सल्फर 2 ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस 3 और हेलोजेंस कितने फॉर्म करते हैं? 4। तो ये टोटल 15 एसिड्स आपके पास है, इनको अच्छे से हमें लर्न करना है। और जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाला पार्ट है, रटने वाला पार्ट है, ये 15 ऑक्सी एसिड ही हैं जो आपको टिप्स पे याद रखने हैं। इसके अलावा मेटा एंड पायरो, इसको आपको इक्वेशन के थ्रू लर्न करना था। मेटा का मीनिंग 1 ऑक्सी एसिड से 1 वाटर रिमूव करने पर क्या फॉर्म होगा? मेटा ऑक्सी एसिड। और पायरो का मीनिंग 2 ऑक्सी एसिड में से अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल को हम रिमूव करें तो नेम में आगे क्या जाएगा? पायरो प्रीफिक्स। क्लियर यहाँ पर? तो ये रिवीजन हो गया इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन वाले पार्ट पर। गिव नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट वन है MgZnO2। आपको तरीका याद होगा, प्रोसीजर याद होगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। तो कोई भी आपको अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन हो, सबसे पहले आप उसको केटाइन और एनाइन में क्या करो? कैटेगराइज्ड। क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि Mg पे चार्ज कितना आएगा? 2+। अब हमें धीरे धीरे आइडिया लग रहा है, कई बार पहले भी डिस्कस हुआ है, जैसे ग्रुप 1 या एल्कली मेटल्स पे चार्ज क्या आएगा? 1+ और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे 2+। तो ये केटाइन पार्ट और ये एनाइन पार्ट, क्या नेम हो जाएगा इसका? केटाइन के नेमिंग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Mg2+ के लिए क्या जाएगा? मैग्नीशियम, और ZnO2 2- के लिए जिंकेट। तो मैग्नीशियम, जिंकेट। नेक्स्ट पे आते हैं NaAlO2, Na पे प्लस और AlO2 में -1। तो ये केटाइन और ये एनाइन। Na+ के लिए क्या नेम आएगा? सोडियम, और AlO2 1- के लिए मेटा एल्यूमिनेट। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर थर्ड वन Na2Cr2O7। Na पे चार्ज कितना होता है? +1। 2 सोडियम पे कितना चार्ज आ जाएगा? 2+। तो Cr2O7 पे 2-। Na+ के लिए नेम क्या आएगा? सोडियम, और Cr2O7 के लिए डाइक्रोमेट। नेक्स्ट पे आते हैं CaIO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम पे चार्ज 2+ और iO4 पे 1-। तभी कैल्शियम के पास
1 रिटर्न है यहाँ पर जनरली, जो हम रिटर्न नहीं करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर IO4 तो ऑल ट्वाइस हो जाएगा और कैल्शियम कितना आएंगे 1, और 1 बाय डिफॉल्ट रिटर्न नहीं होता है, तो कैल्शियम के साथ कोई नंबर गिवन नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर में कितना है 1 है। अब आते हैं नेम, Ca2+ के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैल्शियम। अब आते हैं IO4-, तो सबसे पहले इसका ऑक्सी एसिड बनाए IHIO4। अब ये क्लोरीन के ऑक्सी एसिड से आंसर दे देंगे इसका कि 4 ऑक्सी एसिड फॉर्म करते हैं हेलोजन। कौन सा है इसका आइडिया किससे लगेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो यहां पर आयोडीन +7 में है, दैट मीन्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या जाएगा पर। अब क्लोरिक एसिड से ही आयोडीन के लिए भी नेम दे देंगे हम, तो पर आयोडिक एसिड। क्लियर। अब जब इसका एनाइन बनाएंगे तो आयोडिक एसिड से क्या बन जाएगा, आयोडेट, कैल्शियम आयोडेट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, 5th NaAU, Na+1 Au-, क्या नेम होगा इसका, सोडियम ऑराइड। क्योंकि गोल्ड पे माइनस आ रहा है तो डायरेक्ट एलिमेंट में माइनस है, इसलिए सफिक्स यूज में जो आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पर आइड। तो ऑरम नेम होता है गोल्ड का, ऑरम से नेम क्या आ जाएगा, ऑराइड। नेक्स्ट एग्जांपल है Al4C3। अगर यहां पर हम देखें तो कार्बन पे 4- और एल्यूमिनियम पे 3+। Al3+ के लिए तो नेम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, एंड कार्बन पे 4- इसके लिए क्या जाएगा, कार्बन से कार्बाइड, तो नेम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड। नेक्स्ट वन KHSO3, K+ एंड HSO3-। K+ के लिए नेम पोटेशियम। अब आते हैं HSO3- का ऑक्सी एसिड बनाए तो H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर। यहां पर एनाइन क्या बनेगा, सल्फाइट। अब 1 हाइड्रोजन रिटेन है तो नेम क्या हो जाएगा, बाई सल्फाइट। तो नेम क्या हुआ इसका, पोटेशियम बाई सल्फाइट। नेक्स्ट वन Zn-H2O5, Zn2+ एंड H2O5 2-। Zn2+ के लिए जिंक, H2O5 2- है, ऑक्सी एसिड क्या बनेगा, H2S2O5। अब ये सल्फर का ओरिजिनल ऑक्सी एसिड नहीं है, सल्फर के 2 ऑक्सी एसिड होते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो ये किससे डिराइव्ड है, इसका आइडिया किससे लग जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर से। 5 ऑक्सीजन के लिए -10, 2 हाइड्रोजन के लिए 2+। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा, अगर हम चेक करें यहाँ पर +8, और +8 से अगर हम देखें तो क्या आंसर क्या जाएगा, +4। क्लियर। तो 3 से सल्फ्यूरस एसिड से, और इसको अगर हम डबल करके वाटर रिमूव कर दें तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, H2S2O5 का। तो इसका नेम क्या होगा H2S2O5 का, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड से डिराइव्ड है और सल्फ्यूरस एसिड को हमने डबल करके वाटर को क्या किया है, रिमूव। तो इस एनाइन का नेम क्या हो जाएगा, पायरोसल्फाइड। सो नेम जिंक पायरोसल्फाइड। क्लियर। तो ये 8 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो इस क्वेश्चन में थे। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं KPO3। वही केटाइन और एनाइन को आइडेंटिफाई करें, K+ एंड PO3 1-। K+ के लिए नेम क्या आ जाएगा, पोटेशियम। केटाइन के नेम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं PO3 1-। तो सबसे पहले इसका ऑक्सी एसिड बनाए HPO3। अब आते हैं फॉस्फोरस के नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स कितने होते हैं, 3। H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। इसीलिए हमें ऑक्सी एसिड तो टिप्स पे याद हों, फॉर्मूले और उनके नेम्स। तो ये HPO3 किससे डिराइव्ड होगा, आइडिया किससे लग जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर से। तो फॉस्फोरिक एसिड से अगर हम 1H2O को रिमूव कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो आपके पास क्या जाएगा, HPO3। तो HPO3 का नेम क्या हुआ, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो एनाइन का नेम क्या हो जाएगा, पोटेशियम मेटा फॉस्फेट।
क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, SrS2O7, Sr पे 2+ चार्ज है, S27 पे 2-। क्या नेम होगा इसका? Sr2+ का स्ट्रोंशियम। अब आते हैं S2O7 2- के लिए, तो अगर ऑक्सी एसिड बनाए तो क्या बनेगा? H2S2O7। क्लियर। अब ये सल्फर के किस ऑक्सी एसिड से डिराइव्ड है? H2SO4 से या H2SO3 से? तो 7 ऑक्सीजन के लिए -14, यहाँ +2, तो 1 सल्फर के लिए क्या जाएगा? +6। दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड से। तो फॉर्मूले से भी हमें आइडिया लग रहा है कि यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 2 है, तो इसको डबल करके H2 को क्या कर दें? रिमूव। तो इसका नेम अगर सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका नेम क्या होगा? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो एनाइन का नेम क्या हो जाएगा? पायरोसल्फेट। तो S2O7 2- का नेम क्या हुआ? पायरोसल्फेट। सो नेम इज स्ट्रोंशियम पायरोसल्फेट। नेक्स्ट पे आते हैं 11 नंबर पे, CuBO2 का होल्ट वाइज। कॉपर पे 2+ है और BO2 पे 1-। कॉपर के लिए क्यूप्रिक आ सकता है या कॉपर भी यूज में ले सकते हैं। अब आते हैं BO2 1-। ऑक्सी एसिड बनाए HBO2। बोरॉन का एक ही एसिड है H3BO3, बोरिक एसिड। इसमें से वाटर रिमूव करने पर आपके पास क्या जाएगा? HBO2। तो इसका नेम क्या होगा? मेटा बोरिक एसिड। तो एनाइन का नेम क्या हो जाएगा? मेटाबोरेट। क्लियर। तो CuBO2 ऑल्ट वाइज का नेम क्या हुआ? कॉपर या क्यूप्रिक मेटाबोरेट। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर KClO, K+ एंड ClO-। पोटेशियम। अब आते हैं ऑक्सी एसिड HClO, तो ये क्लोरीन का कौन सा ऑक्सी एसिड है? लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसका नेम क्या होगा? हाइपोक्लोरस एसिड। तो एनाइन का नेम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइपोक्लोराइट। तो KClO का फाइनली आपके पास नेम क्या आ गया? पोटेशियम हाइपोक्लोराइट। क्लियर है यहाँ पर? तो इन एग्जाम्पल से भी ये क्लियर हो रहा है कि केटाइन के नेम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनाइंस के जो नेम है ज़्यादातर वो 15 ऑक्सी एसिड से डिराइव्ड होंगे। आइड वाले एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे, और कुछ मैंने एनाइंस अलग से रिटर्न करवाए थे, लाइक जिंकेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट। वो हम जैसे जैसे यूज में लेते जाएंगे ये नेम भी आपको लर्न होते जाएंगे। तो मेनली जो आपको यहाँ पर अच्छे से रिवाइज करना है, जिसपे कंसंट्रेशन ज़्यादा रखना है, वो है 15 ऑक्सी एसिड। ये अगर आपके प्रिपेयर हैं तो ऑलमोस्ट आपका इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर भी प्रिपेयर है। ओके, क्लियर। हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ EN को कंप्लीट कर लिया था, और लास्ट एप्लीकेशन था EN का इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नेक्स्ट पार्ट पर, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ये यूनिटलेस है। इट इज यूनिटलेस बिकॉज इट इज रिलेटिव वैल्यू। जब हमने स्टार्टिंग में EN की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, वहां भी ये डिस्कशन आया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ये यूनिटलेस होती है, और इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि ये रिलेटिव वैल्यू है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल पे इसको मेजर किया था, और साइंटिस्ट के नेम पे यहाँ पर जो मेथड है उनको वो नेम गिवन है। तो फर्स्ट वन है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग ने ये मेजरमेंट का फॉर्मूला दिया था कि EN को हम कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर पॉलिंग स्केल को। इन दिस स्केल डेल्टा EN, डेल्टा EN का क्या मीनिंग है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, XA माइनस XB। XA का मीनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, और XB का मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। हायर वैल्यू फर्स्ट आएगी और लोअर वैल्यू का आएंगे यहाँ पर सेकंड में। तो इस स्केल में डेल्टा EN इज रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी। अब आते हैं यहाँ पर, हम बॉन्ड एनर्जी का स्टडी करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में, पर बॉन्ड एनर्जी का क्या मीनिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की क्या होगी? यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है पॉइंट? तो डेल्टा EN को अब हम बॉन्ड एनर्जी से रिलेट कैसे करेंगे?
तो डेल्टा ई एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए माइनस एक्स बी क्या है? डेल्टा ई एन, और डी ए बी क्या है? बॉन्ड लेंथ। तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि डेल्टा ई एन और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ रहा है। और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डेल्टा ई एन और बॉन्ड एनर्जी बोल दें या बॉन्ड एंथैल्पी, क्या रिलेशन आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है पॉइंट? हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ए और बी के बीच में क्या हुआ है? बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? दोनों के न्यूक्लियस की जो ओवरऑल डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। तो ये बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी यहाँ पर? मिनिमम। तो हमने क्या किया है, हम बॉन्ड लेंथ और डेल्टा ई एन के रिलेशन को ऑलरेडी जानते हैं, और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली रिलेटेड है। इसलिए डेल्टा ई एन और बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन क्या जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है पॉइंट? दोनों के न्यूक्लियस जितने ज्यादा क्लोज में होंगे, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट मीन्स इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी यहां पर क्या होगी? कंज्यूम होगी। अब हम आते हैं यहां पर, फॉर्मूला क्या दिया था पॉलिंग ने, जो हमें डायरेक्ट याद रखना या अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला है डेल्टा ई एन एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.208 रूट डेल्टा। क्लियर है? यहां पर एक्स ए माइनस एक्स बी मीन्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। अब आते हैं यहां पर डेल्टा का क्या मीनिंग है। तो डेल्टा इक्वल टू ई ए बी। ई ए बी का मीनिंग है ए बी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी माइनस रूट ई ए टू इंटू ई बी टू। इसका क्या मीनिंग हुआ? ई ए टू का मीनिंग है ए टू मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी, और ई बी टू का मीनिंग क्या हुआ? बी टू मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? यहां पर यहां जो बॉन्ड एनर्जी की यूनिट है वो है किलो कैलोरी पर मोल। अगर इसको हम किलोजूल पर मोल में लें तो ये जो कांस्टेंट है 0.208, ये चेंज होके क्या आ जाएगा? 0.1017। क्लियर है यहां पर? अब यहां पर इनके मीनिंग रिटर्न है। जैसे ई ए बी का मीनिंग क्या हुआ? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल। ई ए का क्या मीनिंग है? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए टू मॉलिक्यूल। और ई बी टू का क्या मीनिंग हुआ? बॉन्ड एंथैल्पी या एनर्जी ऑफ बी टू मॉलिक्यूल। क्लियर है यहां पर? आगे इसको अगर हम कंटिन्यू करें तो डेल्टा का मीनिंग क्या आएगा? क्योंकि डेल्टा किसको शो कर रहा है? ई ए बी माइनस ई ए टू इंटू ई बी टू। तो यहां पर डेल्टा क्या शो कर रहा है? डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल when it is polar and non polar। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर कि डेल्टा किसको इंडिकेट कर रहा है? डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल व्हेन इट इज पोलर एंड नॉन पोलर। तो ई ए बी जो रिटर्न है ये किसको शो कर रहा है? पोलर फॉर्म को। किसके? ए बी के। और ये जो माइनस हम कर रहे हैं रूट ई ए टू इंटू ई बी टू, ये किसको शो कर रहा है? ए बी मॉलिक्यूल इन नॉन पोलर फॉर्म। क्लियर हो गया यहां पर? तो ये डेल्टा किसको शो कर रहा है? डिफरेंस को। किसकी बॉन्ड एनर्जी के? ए बी की बॉन्ड एनर्जी के, जब वो पोलर फॉर्म में हो और जब वो नॉन पोलर फॉर्म में हो। क्लियर? इसी को अब हम और डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको इस डेल्टा का मीनिंग एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल से। एग्जांपल के फॉर्म में हम लेते हैं यहां पर HCl को। क्लियर? यहां पर HCl मॉलिक्यूल नेचर में क्या होता है? कोवेलेंट। और ये कोवेलेंट किस टाइप का है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मीनिंग है? Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो Cl पे चार्ज क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये किस टाइप का बॉन्ड होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
पोलर का मीनिंग ही यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में 2 चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर यहाँ पर? तो आपने HCl का क्या लिया यहाँ पर? मॉलिक्यूल लिया। नेचर में क्या होगा? डेफिनेटली पोलर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के ईएन क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया? HCl मॉलिक्यूल लेके इसकी बॉन्ड एनर्जी को क्या कर लिया? कैलकुलेट, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है यहाँ पर? अब ये किस फॉर्म में आएगी? पोलर फॉर्म में या नॉन पोलर फॉर्म में? पोलर फॉर्म में, क्योंकि HCl नॉन पोलर नहीं हो सकता। HCl मॉलिक्यूल गिवन है तो डेफिनेटली Cl पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव होगा और H पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव। तो नेचर में जब ये एग्जिस्ट करेगा तो ये पोलर फॉर्म में ही होगा। तो हमने HCl की कैलकुलेट क्या करनी है यहाँ पर? बॉन्ड एनर्जी। अब आते हैं यहाँ पर, अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl इन नॉन पोलर फॉर्म। अब ध्यान से देखो यहां पर, क्या HCl नॉन पोलर होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि अगर HCl गिवन है, HCl नेचर में प्रेजेंट हो, तो डेफिनेटली यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो पॉलिंग ने यहां पर क्या किया? HCl को नॉन पोलर कैसे किया? तो एक हाइपोथेटिकल अप्रोच उन्होंने यूज में ली। इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट की। अब हम हाइड्रोजन को अगर देखें तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है? 0 एंड 0। सेम एटम्स में अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो किस टाइप का होगा? नॉन पोलर। क्लियर है क्या यहाँ पर? और पॉलिंग ने क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी को भी क्या किया? कैलकुलेट। क्लोरीन भी नेचर में क्या होगा? नॉन पोलर, क्योंकि सिमिलर एटम्स में क्या आ रहा है? कोवलेंट बॉन्ड। तो ये भी नेचर में क्या होगा? नॉन पोलर होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो पॉलिंग ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट की और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी को किया? कैलकुलेट। दोनों ही नेचर में क्या है? नॉन पोलर है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी का उन्होंने ज्योमेट्रिकल मीन क्या किया? कैलकुलेट। और ये ज्योमेट्रिकल मीन कैसे कैलकुलेट किया? दोनों की बॉन्ड एनर्जी को मल्टीप्लाई करके क्या ले लिया? रूट ले लिया। तो ये जो अब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है, ये किसको शो कर रहा है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl इन नॉन पोलर फॉर्म, क्योंकि हम HCl को तो नॉन पोलर नहीं बना सकते। तो पॉलिंग ने HCl को नॉन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया? हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करके इसका क्या कैलकुलेट किया? ज्योमेट्रिकल मीन। क्लियर है यहाँ पर? तो HCl की क्या आ गई यहाँ पर? बॉन्ड एनर्जी आ गई जब वो नॉन पोलर फॉर्म में है। तो ये जो डेल्टा है ये किसको शो कर रहा है? डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी व्हेन गिवन मॉलिक्यूल इज पोलर एंड नॉन पोलर फॉर्म। क्लियर है यहां पर? अब आते हैं यहां पर कि जब HCl गिवन है, दैट मीन्स ये पोलर फॉर्म में है, तो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पोलर होगा, ठीक है, यहां पर पोलर होने का मीनिंग, अगर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो किसके साइड शिफ्ट होंगे? Cl की साइड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जब इंक्रीज होगा तो डेल्टा En और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है यहां पर? और बॉन्ड एनर्जी में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बॉन्ड लेंथ कम होगी अगर हम डेल्टा En को क्या करेंगे? इंक्रीज। तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी यहां पर? इंक्रीज। क्लियर है यहां पर? तो HCl की अगर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी वो कब होगी? जब Cl और H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? अब हम इस कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करते हैं। AB मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होगा तो AB मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? यहां पर इंक्रीज होगी। क्लियर है यहां पर? और क्योंकि नॉन पोलर फॉर्म में AB मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी है तो ये वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब आप A और B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो EAB इंक्रीज होगा, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? डेल्टा En के। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला आपका यही है, डेल्टा En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। और फिर इसको मैथमेटिकली रिलेट कैसे करते हैं? यहाँ पर रूट यूज में लेंगे और
ये जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको कांस्टेंट के थ्रू क्या कर देंगे, रिप्लेस। तो डेल्टा ई एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.208 अंडर रूट डेल्टा। क्लियर है यहाँ पर? जैसे जैसे ई एन डिफरेंस बढ़ेगा ए बी में, इस डेल्टा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और क्यों इंक्रीज होगी, दोबारा यहां पर ध्यान से देखो, ए और बी का जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होगा तो ई ए बी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये हर सिचुएशन में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, ए और ए का 0, और यहां भी बी और बी का कितना होगा, 0 होगा। तो अगर हम ए बी का ई एन डिफरेंस बढ़ाएंगे तो ये जो माइनस कर रहे हैं रूट, ये फिक्स रहेगा। केवल पोलर फॉर्म का बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। इसलिए डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, डेल्टा ई एन। क्लियर है पॉइंट? अब हम आते हैं पॉलिंग स्केल के नेक्स्ट पार्ट पर। इन दिस स्केल हाइड्रोजन वॉज सेलेक्टेड एज ए स्टैंडर्ड एलिमेंट। क्योंकि ये रिलेटिव वैल्यू है तो सबसे पहले पॉलिंग ने हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड एलिमेंट क्या किया, सेलेक्ट, और इसके लिए ई एन वैल्यू क्या असाइन की यहां पर, 0, एंड इट वॉज असाइंड 0 ई एन वैल्यू, बट सम एलिमेंट हैड नेगेटिव ई एन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। देयरफॉर पॉलिंग चेंज्ड ई एन स्केल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 0 टू 2.05 और 2.1। तो जब पॉलिंग ने स्टार्टिंग में क्या किया था, हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल आर्बिट्रेरली फॉर्म में क्या किया, सेलेक्ट, और उसके लिए 0 ई एन वैल्यू असाइन की। पर जब इससे रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए ई एन कैलकुलेट किए गए तो उनके लिए कुछ एलिमेंट्स के लिए ई एन वैल्यू किस में आ रही थी, नेगेटिव में। अब नेगेटिव में क्यों आएगी, समझो। हाइड्रोजन के लिए अगर 0 है तो अभी अगर हम देखें पॉलिंग स्केल पे हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, 2.1। सोडियम के लिए अगर हम देखें तो वैल्यू कितनी होती है, 0.9। तो 2.1 होने पर सोडियम के लिए ई एन वैल्यू कितनी आ रही है, 0.9। तो अगर हाइड्रोजन के लिए 0 लेंगे तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी, माइनस में। इसीलिए पॉलिंग ने फिर 0 से चेंज करके इसकी वैल्यू दोबारा से क्या साइन की, 2.05। अब हाइड्रोजन के बेसिस पे अदर एलिमेंट्स की ई एन वैल्यू को क्या किया, कैलकुलेट। कैसे किया, इसके लिए एक बार हम फॉर्मूला दोबारा देखते हैं। मान लेते हैं कि हमें क्लोरीन के लिए ई एन वैल्यू पता करनी है। क्लियर है? यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए आपने वैल्यू ऑलरेडी असाइन कर दी है 2.1। तो हम इस फॉर्मूले से Cl के लिए ई एन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं x से क्या है, ई एन ऑफ Cl, ये हमें पता करना है। XB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.1, ये है ई एन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? यहाँ पर आगे आते हैं, EAB क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, ये हम लैब में कैलकुलेट कर लेंगे। आप थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे कि हम बॉन्ड एनर्जी को लैब में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। EA2 क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये भी हम लैब में क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। और EB2 क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसके लिए भी हम बॉन्ड एनर्जी को क्या कर लेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट। तो आपके पास HCl की बॉन्ड एनर्जी है, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी है और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है। और 2.1 हाइड्रोजन के लिए ई एन वैल्यू है जो हमने आर्बिट्रेरली फॉर्म में क्या कर दिया, यहाँ पर डिसाइड। तो एक्चुअली पॉलिंग ने इसके लिए डिसाइड किया तो 2.1 इनिशियली। तो अब इस पूरे फॉर्मूले में अननोन क्या है, केवल x है, दैट मीन्स ई एन ऑफ क्लोरीन। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इजीली ई एन की Cl के लिए हम ई एन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर अब ये यूनिटलेस इसलिए है क्योंकि आप हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन के लिए कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ई एन कैलकुलेट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए जो ई एन वैल्यू है वो कहीं से हमने मेजर नहीं की है, पॉलिंग ने इसके लिए डायरेक्ट असाइन करके वैल्यू क्या असाइन की थी इसकी, 2.1, इसलिए ये रिलेटिव वैल्यू है। क्लियर है? यहाँ पर अब एक बार मैं दोबारा इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर हम डेल्टा ई एन को अंडर रूट डेल्टा से कैसे रिलेट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट को समझो। HCl क्या है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल होगा नेचर में, इसकी जो भी बॉन्ड एनर्जी होगी वो आपके पास आ जाएगी। अब अगर HCl में ई एन डिफरेंस को हम इंक्रीज करें, क्लियर यहाँ पर, तो ये बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। पर क्लोरीन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। उसका रीजन क्योंकि ये नॉन पोलर है। क्लियर है? यहाँ पर
अब ये वैल्यू कब इंक्रीज होगी? जब x से माइनस एक्स बी की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है, जब मॉलिक्यूल पोलर और नॉन पोलर है तो दोनों फॉर्म की बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस इंक्रीज होगा जब एक्स ए माइनस एक्स बी भी क्या होगा? इंक्रीज। इसलिए हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि इस स्केल में डेल्टा EN किससे रिलेटेड है? बॉन्ड एनर्जी से। तो इस तरीके से पॉलिंग ने डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए EN को क्या किया था? मेजर। क्लियर?